कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में ना। तो सबसे पहले बीजेपी हर जगह कीचड़ फैलाती है और फिर वहाँ पे वो तोड़ने का काम करती है, फिर एक ग्रुप को अपने एस्टैब्लिश करती है कि जहाँ एक तरफ ये सरकार सबको तोड़ने की बात कर रही है, राकेश टिकैत जी और बाकी विपक्षी पार्टियाँ जितनी भी हैं वहाँ पे, जितने भी लोगों ने अपने किसान के संगठन को वहाँ भेजा, वो उन सबको एक साथ लाने की बात कर रहा है। इसलिए कोई रोड एक ऐसी नहीं है जहाँ पे विकास के नाम पर रोडों पे स्विमिंग पूल की तरह न दिखा दिया गया हो। कोई एक ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे वुमेन के साथ जो जाती हो रही है बलात्कार की घटनाएं नहीं आ रही हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दलितों पे उत्पीड़न नहीं हो रहा हो। ये सारे भाग गए यमराज के पास चले गए। योगी जी ने कहा कि चाहे तो यमराज के पास चले गए, उत्तर प्रदेश छोड़ दिए। जब मुख्यमंत्री इतना बड़ा गुंडा बैठा हो तो कैसे कोई कह सकता है कि वो यमराज के पास चले गए? और योगी भी उसी तरह इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाएंगे, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह के तौर पर देखा जाएगा और एक वर्स्ट मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में जो हर हर महादेव के नारे लगे और अल्लाह अकबर के, इससे आप कैसे देखते हैं? क्या कोई फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से एक नए आयाम को दिखाती रही है। चाहे वो पहले मंडल कमीशन के बाद ओबीसी के जिस हिसाब से जाति को सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़ा है, खासकर जब से बीजेपी आई है उसने किस हिसाब से माइनॉरिटी को अपना एक दुश्मन बना के जब प्रेजेंट किया है, तो ये सारे सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस आधार पे यूपी की जनता खासकर इसको देखने वाली है। रही बात कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर अगर हम सही मायने में बात करें तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब हम सेकुलरिज्म की धारणा की बात कर रहे हैं, तो हम दो तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं कि खासकर तब कि रिलीजन का कोई भी जो इम्पैक्ट है वो हमारी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा जो हमारा हिसाब है उसमें हम ये देखते हैं कि हम सारे धर्मों को एक समान देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सारे धर्मों को एक समान करने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पहले इन दोनों नारों का वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन खासकर जब हम भारत जैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि धर्म किस हिसाब से हमारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो हम कितने हद तक इसको दरकिनार भी कर सकते हैं। नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने जो कहा कि 2013 में मुजफ्फरनगर से तोड़ा गया था, फिर बाहर से नारा दिया गया हर हर महादेव अल्लाह अकबर का, हम 2022 में यहीं से जोड़ेंगे, योगी को भगाएंगे उत्तराखंड, मोदी को भगाएंगे गुजरात। उन्होंने ये कहा कि आपसी भाईचारा, सौहार्द, एकता जो हमारी थी, इतिहाद जो था उसको तोड़ा गया था 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे में। तो बिल्कुल सही बात है कि जिस हिसाब से बीजेपी का आप इस तरह से समझ सकते हैं, एकदम उनका जो सिंबल है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है कि बीजेपी क्या है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में ना। तो सबसे पहले बीजेपी हर जगह कीचड़ फैलाती है और फिर वहाँ पे वो तोड़ने का काम करती है, फिर एक ग्रुप को अपने एस्टैब्लिश करती है। खासकर उसकी दूसरी जगह हम बात करें जो बाकी विपक्ष की पार्टी हैं, खासकर कांग्रेस, उसने मेन काम किया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, जब हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सौहार्द की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि किस धर्म के हमें आधार पर तोड़ना है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे जोड़ सकते हैं। और खासकर तब जब हम सेकुलरिज्म की एक धारणा देख रहे हैं जहाँ हम सर्वधर्म समभाव की बात से देखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पोटेंशियल, जिसको हम सिंबॉलिक देख सकते हैं कि कैसे हम सभी धर्मों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। और हम सभी धर्मों को जब एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है उसको हम दरकिनार कर सकते हैं। कि इस आधार पर इस सरकार के अंतर्गत जितने भी माइनॉरिटीज़ पे हमले हुए हैं उसको हम लोग बाईपास भी नहीं कर रहे हैं, हम उनको उठाते हुए धार्मिक सौहार्द की बात कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत जी ने जो कहा है पूरे किसान महापंचायत में, हम उसको पूरी तरह से समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ ये सरकार सबको तोड़ने की बात कर रही है, राकेश टिकैत जी और बाकी विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वहाँ पे, जितने भी लोगों ने अपने किसान के संगठन को वहाँ भेजा, वो उन सबको एक साथ लाने की बात कर रहा है। इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो किसानों का कोई मुद्दा नहीं चलने वाला, तो क्या लेके रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। अब सीधी सी बात ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंगोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो किसी भी तरह के बातें कर दे रहे हैं। लेकिन आप एक बात ऐसे समझिए, जब हम ये कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 70% की आबादी किसान है, और अगर किसान आपके विपक्ष में खड़ा है तो कौन सी ऐसी सरकार जो आपस में बचा सकता है? तो योगी जी भी जान रहे हैं कि धर्म का सिक्का किसानों के सामने नहीं चलता। तो और खासकर विकास की बात कर रहे हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार हर जगह लिखा, पूरे हिंदुस्तान, पूरे दिल्ली में उत्तर प्रदेश बन चुका है, भारत का नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। आप भी देखते होंगे दिल्ली की सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिल्ली वाले वोट देंगे नहीं ना, तो दिल्ली को दिखा के क्या मिलेगा? और रही बात स्मार्ट प्रदेश की बात करते हैं, मैं आपको जिले वाइज दिखा सकते हैं। उन्नाव की आप रोड देख लीजिए, कोई रोड एक ऐसी नहीं है जहाँ पे विकास के नाम पर रोडों पे स्विमिंग पूल की तरह न दिखा दिया गया हो। कोई एक ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे वुमेन के साथ जो जाती हो रही है बलात्कार की घटनाएं नहीं आ रही हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दलितों पे उत्पीड़न नहीं हो रहा हो। क्या किसी भी स्मार्ट प्रदेश में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे सामाजिक न्याय, जेंडर जस्टिस की लड़ाई को दरकिनार कर दिया जाए? मेरे हिसाब से कोई भी स्मार्ट देश ऐसा नहीं हो सकता, स्मार्ट प्रदेश ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पर लोग स्मार्ट ना होना शुरू हों। आपने लोगों को इतना अंधा बना दिया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इतना अंधा बना दिया है कि वो उससे ऊपर उठ के जो बेसिक नीड्स हैं शिक्षा का, उत्तर प्रदेश की शिक्षा के हालात
हालात आप देख लीजिए किस तरह से जा रहे हैं। कोविड को जिस हिसाब से मिसमैनेज किया गया, कितने लोगों ने भी जाने खो दी। क्या यही है आपका स्मार्ट प्रदेश कि आप किसी भी लखनऊ जैसी जगह हो गई, कानपुर जैसी जगह हो गई, इलाहाबाद, बनारस, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मेन बेहतरीन ज़िले माने जाते हैं, वहाँ पे कोविड के दौरान पे बेड मिलना मुश्किल हो रहा था, ऑक्सीजन की कमियाँ हो रही थी। सरकार तो कह रही है ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी थी नहीं। तो सरकार का डेटा भी आया था, तो सरकार का डेटा तो सबको पता है ना। सरकार ने जिस हिसाब से सारे डाटाओं को मिसमैनेज किया है, मैनिपुलेट किया है, और उसके लिए पूरा जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया ने उसका जिस हिसाब से साथ दिया है, दोनों ने देश की जनता के साथ धोखा दिया है। और देश की जनता के साथ धोखा इस आधार पर दिया है कि लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हैं। जहाँ पे जिस डाटा के आधार पे हम लोग अपनी आगे की बातें रख सकते हैं, हम नए प्लान बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी लेबर यहाँ से वहाँ नहीं गया। आपने वीडियोस देखे हैं ना, लोग यहाँ से पलायन किए हैं, पैदल चल के गए हैं ना। एक लड़की जब यहाँ से साइकिल से अपने पिता को लेकर बिहार ले जाती है, तो क्या आपने वो घटनाएं नहीं देखी? लेकिन सरकार के पास तो डाटा ये भी है कि हमारे यहाँ से कोई लेबर नहीं हो जा रहा। हमने उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। क्या वो दिन याद नहीं है जब पटना के एक रेलवे स्टेशन में एक महिला मर जाती है, उसका बेटा बगल में रो रहा है? तो क्या वो घटनाएं सबको याद नहीं है? तो सरकार ये कहना बंद करे कि उसके पास डाटा नहीं है, ये कहना बंद करे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सबको पता है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए हैं। और हम दो चीज़ें आपको बता देते हैं। अमेरिका और इंडिया में जो मेजर डिफरेंस आता है वो इस बात पे आ रहा है कि जब भी कभी वहाँ पे डेथ हो रही है और अगर उसको कोविड हुआ है तो हम उसको कोविड की डेथ मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं अगर आपको कोविड हुआ है, लेकिन उसमें हमें पता है कि जब भी कभी कोविड होता है तो लंग्स के साथ बाकी सारे जितनी भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें से फेलियर की भी घटनाएँ आती हैं। हमने इतना विकास कर दिया जो कांग्रेस है या कोई भी पार्टी ने विकास किया। अब उनकी विकास की परिभाषा ये है कि वहाँ पे हत्याएं हो सकती हैं। उनके विकास की परिभाषा ये है कि वो जिसको मन में आएंगे उसको जेल में डाल सकते हैं। अगर उनके विकास की परिभाषा ये है कि लोग सड़कों में एक्सीडेंट से मारे जाएं, तो मैं कहूँगा कि उन्होंने इतना विकास किया है जितना सच में पुरानी सरकारों ने नहीं किया है। खासकर तब पुरानी सरकारों में क्राइम रेट इतना हाई नहीं होता था, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार इतने हाई नहीं होते थे। सारे भाग गए यमराज के पास चले गए। योगी जी ने कहा कि चाहे तो यमराज के पास चले गए, उत्तर प्रदेश छोड़ दिए। जब मुख्यमंत्री इतना बड़ा गुंडा बैठा हो तो कैसे कोई कह सकता है कि वो यमराज के पास चले गए? सरकार तो जनता ने चुना है महाराज, आप जनता का नुमाइंदे है वो। तो जनता ने चुना हुआ हो तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है ना। जनता ने तो उनके आधार पर तो चुनाव नहीं लड़ा गया था ना। जब भी बीजेपी ने चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश का, वो मुख्यमंत्री का फेस कौन था उस समय? क्या योगी जी थे? क्या योगी जी के आधार पे बना जनता ने चुना था? और ऐसा कौन कहता है कि अगर जनता ने किसी को चुन लिया है तो वो उसके बाद अपना नेचर नहीं बदल सकता है? कैरेक्टर हर दिन आए दिन बदले आते हैं। तो जनता ने, तो मैं आपको एक और भी याद दिला दूँ, उन्नाव के विधायक को भी तो जनता ने चुना था ना। बलात्कारी निकले कि नहीं निकले? बाकी जगह लोगों ने चुना है ना, जिसका क्राइम रेट अगर आप देखेंगे तो 65% भी होता है। आज भी अगर देखा जाएगा तो बीजेपी के जितने चुने हुए सांसद और विधायक हैं उनमें करीबन 37% से ज़्यादा विधायक और सांसद पे कितने क्राइम रेट्स हैं? तो क्या जनता ने उन्हें नहीं चुना है? तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि अगर जनता ने किसी को चुन लिया है तो उसके अंदर ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। लगाए जा सकते हैं और उनके केसेस चल रहे हैं। पर सही वाली बात है ना, आपको ये भी तो याद होगा ना कि जैसे ही सरकार में आए थे योगी जी, अपने लगे कितने केसेस को उन्होंने वापस दिलवाया था। रंजन गोगोई को भी याद कीजिए, जिन पे जब सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा था तो उसके जज कौन थे? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ओहदे पे बैठ जाए, किसी भी पद पे बैठ जाए, तो क्या वो बलात्कारी, क्या वो गुंडा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बस मैं आपको एक लॉजिकल डिस्टिंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर जनता ने किसी को चुना है तो जनता भी गलतियाँ कर सकती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है कि गठबंधन की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्या लग रहा है कि योगी सरकार को ये लोग रोक पाएंगे? किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनता होती है। अगर जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि विपक्ष के साथ जाना है तो विपक्ष गठबंधन करे या ना करे, योगी को वो उतार देगी। और रही बात कि योगी है कौन? अगर आप एक पद में बैठ के तानाशाही करना शुरू करें तो तानाशाहों की हालात हमने हमेशा देखे हैं। चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इराक हो, हर जगह तानाशाहियों को जिस हिसाब से ज़मीन पे रौना गया है, जिस तरह से उनको धूल में मिलाया गया है, ऐसे हज़ारों केस आए हैं। और योगी भी उसी तरह इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाएंगे, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह के तौर पे देखा जाएगा और एक वर्स्ट मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाएगा उत्तर प्रदेश से। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाइए तो वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे सिर्फ कास्ट के नाम पे सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो आने वाले समय में ये याद रखिएगा, जिस तरह से मोदी को वर्स्ट पीएम, उसी तरह से योगी को भी वर्स्ट मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा। वो तो कह रहे तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, उनको ढूंढना है। ढूंढने की जरूरत क्या है? वो अपने गिरेमार में झाँक के देख लें, पता चल जाएगा कि कौन तालिबानी बैठा है। आपको लगता है कि क्या न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना तालिबानी होना होता है? हमें ये पता है कि जिस तरह से एक औहदा किसी भी धर्म का हो, जैसे तालिबान में भी क्या किया जा रहा है, एक धर्म का पर्दा पहन के
वो बाकी वहाँ के जितने भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वहाँ के लोग हैं, उन पे अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ पे भी आप नहीं देख रहे हैं, भारत माँ की जय, गंगा माँ की जय, राम के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, किसी भी व्यक्ति पे, मैं धर्म के नाम नहीं लूँगा, पर ये किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अगर ये किया जा रहा है तो यह न्याय नहीं है, ये तानाशाही नहीं है, ये तालिबानी प्रवृत्ति है या नहीं? तो अगर आपके एक्शन सेम है और आपने एक शब्द चुना है कि हम उस तरह के एक्शन को तालिबानी बोलेंगे, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो भी तालिबानी एक्ट है। और किस किस शय में हो रहा है? ये साफ साफ बीजेपी की शय में हो रहा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, तीनों ने शह दी है। और ऐसी कई पिक्चरें भी आई हैं कि व्यक्तिगत फ़ोटोज़ हैं उनके साथ, व्यक्तिगत मिल रहे हैं जो लोगों ने काम किया है, जो इस तरह की घटनाओं को उन्होंने मटेरियलाइज़ किया है। तो हम इस बात से दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि अगर अपने गिरेबान पे भाजपा वाले झाँकेंगे तो साफ स्पष्ट हो जाएगा कि तालिबानी प्रवृत्ति किसकी है। अच्छा, जाते जाते आखिरी एक सवाल है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भाजपा की बी टीम है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को? जब यूनिटी की बात की जा रही हो, खासकर एक ऐसी फोर्स ने जिसके खिलाफ इस तरह के चार्ज लगाए गए हों कि वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को बाईपास कर रही है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, जस्टिस जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं हो, तो मेरे हिसाब से चाहे वो ओवैसी हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, सबसे पहला हमारा ये काम है कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हैं, कैसे हम डेमोक्रेसी को बचाते हैं। अगर हमारे हाथ में ना कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ना डेमोक्रेसी बचेगी, तो कौन से राइट्स, किसके अधिकार, कैसी फ्रीडम, कैसी फ्रेटर्निटी, हम किसी की बात नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा पहला कर्तव्य है एज अ सिटीजन, एज अ पार्टी, एज अ हेड ऑफ द पार्टी, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। तो अगर ओवैसी केवल उन्हीं सीटों में दे रही है जहाँ पर वो बीजेपी को इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये बात मैं मानता हूँ कि ओवैसी जी खुद एक समझदार लीडर हैं, वो बात खुद अच्छे से समझते हैं कि जहाँ पे वो कैंडिडेट देंगे उसका सीधा साधा फ़ायदा किसको उठने वाला है। तो अगर ओवैसी जी बात समझ रहे हैं तो उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में उनको चुनाव अकेले लड़ना है या साथ में लड़ना है। और अगर वो साथ में लड़ेंगे, गठबंधन की तो बात हो रही है ना, नहीं, अगर वो गठबंधन में बात कर रहे हैं तो हमें कोई इससे ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लड़ाई हमें देखने वाली बात है, बी टीम इस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आधार बीजेपी के अगेंस्ट है तो वो बी टीम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आधार बीजेपी को इनडायरेक्टली फ़ायदा उठाने का है तो डेफिनेटली वो बी टीम की तरह ही काम करेंगे।